हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप देखोगे। तो बेटा आज हम जो बात चालू कर रहे हैं वो है हमारी रिवीजन टेस्ट पेपर के ऊपर बातचीत चालू करेंगे, जो कि इनकम टैक्स वाला रिवीजन टेस्ट पेपर है, उसको अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो जो रिवीजन टेस्ट पेपर है बेटा हमारा मई 22 एग्ज़ाम वाला, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये जब भी आप वीडियो देखें तो आप वीडियो को तभी देखें जब आपका पूरी तरह से इनकम टैक्स कंप्लीट हो चुका हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आप ये देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, और आप जब पढ़ें तो अपने नोट्स वगैरह भी अपने पास रखेंगे। तो बेटा शुरुआत करते हैं। वैसे आपको पता ही है कि रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्व होते हैं, पर एमसीक्यू क्वेश्चन जो दिए जाते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर में वो अनसॉल्व होते हैं। तो मेनली हमारा टारगेट इस रिवीजन टेस्ट पेपर में अनसॉल्व एमसीक्यू करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू के साथ। आपको दिखेगा कि ज़्यादातर जो आरटीपी का फोकस है वो रीसेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन अमेंडमेंट से रिलेटेड दिए गए हैं आरटीपी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं जो केस सिनेरियो वाला एमसीक्यू है। चलिए डेटा पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर सुभाष एक रिटेलर हैं जो कि कार के स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं। He started his business in May 2020. His turnover of the PY 2021 was 10.5 करोड़। ठीक है, तो PY 2021 का बेटा आपका टर्नओवर इनका दे दिया 10.5 करोड़ रुपए का। He generally purchase goods from car accessories and company only। तो सुभाष जो है बेटा वो करता क्या है कि जो भी गुड्स वो अपने बिजनेस में खरीदता है वो कार एसेसरीज एंड कंपनी से खरीदता है। कार एसेसरी एंड कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल स्पेयर पार्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर एज वेल एज थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म carparts.com। अब जो कार एसेसरीज कंपनी है जो पार्ट्स बनाती है वो एक तो डायरेक्टली अपने कस्टमर को माल बेचती है, और उसके अलावा वो ई कॉमर्स साइट से भी बेचती है अपना माल, और उसकी ई कॉमर्स जिस प्लेटफॉर्म से वो बेचती है उसका नाम carparts.com है। कार एसेसरीज एंड कंपनी टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ PY 2021 वाज 15 करोड़। जो कार एसेसरी इन कंपनी है उसका खुद का टर्नओवर लास्ट ईयर का 15 करोड़ का है। जानकारी आपके सामने दी गई है। आपको ये दिया गया है कि सुभाष ने PY 21-22 में क्या क्या खरीदारी करी है कार एसेसरीज एंड कंपनी से। तो दो दिन आपको दिए हुए बेटा, एक तो अकाउंटिंग का दिन है और एक पेमेंट का दिन है। वैल्यू दी है, जीएसटी की रेट दी है, टोटल वैल्यू दी है। तो ये 4 नंबर में आपके सामने का सारा डेटा इन्होंने गिवन दिया हुआ है। In addition to the above, Mr. Subhash also purchased spare part of car accessory and company for 12 लाख inclusive GST at the rate of 18% through carparts.com। तो सुभाष ने क्या करा बेटा, ये तो डायरेक्टली खरीदा कार एसेसरी इन कंपनी से, इसके अलावा carpart.com से भी इसने कुछ माल खरीदा 12 लाख रुपए का, जीएसटी को मिलाकर 18% की रेट है। द अमाउंट वॉज मेड डायरेक्टली द पेमेंट वॉज मेड डायरेक्टली टू कार एसेसरी इन कंपनी ऑन 15 जनवरी 2022, और इसका पेमेंट सीधे उसने कार एसेसरी इन कंपनी को ये दिया 15 जनवरी को। पेन ड्यूली फर्निश करा है सुभाष ने कार एसेसरी इन कंपनी को और carparts.com को। जीएसटी पोर्शन इंडिकेटेड सेपरेटली इन द इनवॉइस बट इट इज़ नॉट शोन सेपरेटली व्हेन द गुड्स आर परचेज थ्रू carparts.com। तो जीएसटी को इनवॉइस में सेपरेटली दिखाया गया है, पर जब carparts.com से गुड्स खरीदा गया तो जीएसटी को सेपरेटली नहीं दिखाया गया था। जानकारी बढ़ रहा हूँ अभी मैं। अब आपके सामने आया है ये सब जानकारी से। बेस्ड ऑन द अबाउ फैक्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो आपके पास जो भी जानकारियाँ बेटा दी गई है, इस जानकारी की मदद से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है फर्स्ट से लेकर 5th क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट टू 5th के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, वी कैन से। तो चालू करते हैं। पहला वाला पॉइंट हमारे सामने क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इज मिस्टर सुभाष रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ट्रांजेक्शन मेड डायरेक्टली विद कार एसेसरी कंपनी? इफ यस, व्हेन एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्ट? तो पहला क्वेश्चन आपको पता ही होगा बेटा, रीसेंट अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक लेक्चर में बताया था 194Q से रिलेटेड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो बायर है हमारा इस क्वेश्चन में, दैट इज सुभाष, क्या उसे कोई टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करना है क्या उसे कोई टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना है क्या, और अगर करना है तो कितना करना है, कब करना है,
ये आपको पूरी की पूरी जानकारी देनी है, ये आपको पूरी की पूरी जानकारी देनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो बेटा याद करिए 194Q का कानून अभी जो रिसेंटली आया था वो क्या कहता था? वो कहता था कि अगर आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में 1 जुलाई 21 के बाद से अगर कोई परचेजेस की है और परचेजेस का एग्रीगेट अमाउंट इन ईयर 50 लाख से ऊपर हो जाता है, तो 50 लाख से ऊपर की जितनी भी परचेज होगी आपको एज ए बायर TDS काटना है जब आप पेमेंट्स करेंगे सेलर को, और एट द रेट ऑफ 0.1% आपको काटना है। और ये 194Q सेक्शन उन्हीं बायर पे एप्लीकेबल होगा जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर, वापस से मैं बोल रहा हूँ, जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ऊपर हो। ये आपको रिसेंटली अभी कानून पता होगा। अब अगर अपन देखें तो पहले मैं एनालाइज करता हूँ यहाँ पे बायर है कौन। तो बायर है बेटा सुभाष, ठीक है। क्या सुभाष 194Q वाला बायर है? इसके लिए इसका लास्ट ईयर का बेटा टर्नओवर देखना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर मेरा आता है 2021, तो 2021 का सुभाष का टर्नओवर कितना है देखते हैं क्वेश्चन में, 10.5 करोड़ है। तो बिल्कुल 194Q का बायर है सुभाष। चलिए ठीक है। अब अगर 194Q का बायर है सुभाष तो 1 जुलाई 21 के बाद से 194Q एप्लीकेबल होगा और 50 लाख से ऊपर पे TDS काटना है। अब आपको याद हो तो जो TDS काटना है वो किस अमाउंट पे काटना है? GST के बिना वाले अमाउंट में काटना है कि GST के साथ वाले अमाउंट में काटना है? इसके लिए बेटा आपको याद हो तो एक सर्कुलर मैंने आपको वो गाइडलाइंस पढ़ाई थी रिसेंटली, और उस गाइडलाइन में एक बात लिखी हुई थी कि अगर TDS पेमेंट के दिन काटा जा रहा है, TDS कब काटा जाता है 194Q में? पेमेंट और अकाउंटिंग विच एवर इज अर्लियर। तो उसमें लॉजिक क्या था? अगर TDS पेमेंट के दिन काटा जा रहा है तो GST जोड़ कर काटना है, और अगर TDS अकाउंटिंग के दिन काटा जा रहा है और GST को सेपरेटली शो करा है तो TDS केवल GST के बिना वाले अमाउंट में काटना है। ये हमारा प्रोविजन है, TDS किस अमाउंट पे काटना है इसके लिए। तो अब अगर अपन देखें तो बेटा एनालिसिस करते हैं। पहला पेमेंट हो रहा है 15/5/21 को अकाउंटिंग हो रही है, 2 जून 21 को पेमेंट हो रहा है। 40 लाख का माल है, पर इस दिन तो 194Q एप्लीकेबल ही नहीं था दुनिया के अंदर, यानी कि हमारे देश के अंदर 194Q किस दिन से एप्लीकेबल हो रहा है? तो जवाब आता है 194Q एप्लीकेबल होता है जिस दिन 1 जुलाई 2021 या उसके बाद एप्लीकेबल होता है। तो अब अगर 1 जुलाई 21 या उसके बाद 194Q एप्लीकेबल होता है तो 15 मई 2021 को जो अकाउंटिंग किया गया और 2 जून 21 को जो पेमेंट किया गया, इस दिन तो कोई TDS कटेगा नहीं, तो पहले पेमेंट में TDS की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगला पेमेंट होता है बेटा 18 जून 21 के दिन, इस दिन तक भी 194Q एप्लीकेबल नहीं था, यहाँ पे भी 194Q का कोई TDS नहीं एप्लीकेबल होगा। फिर तीसरा पेमेंट होता है बेटा 28 अगस्त 2021 के दिन, यहाँ से 194Q एप्लीकेबल हो चुका था, क्योंकि 194Q एप्लीकेबल होता है किस दिन से? जवाब आता है जिस दिन 1 जुलाई 2021 के बाद से एप्लीकेबल होता है। तो अब अगर अपन देखें तो 28 अगस्त 2021 के दिन अकाउंटिंग हो रही है इस पेमेंट की, और 17 अगस्त 21 के दिन अकाउंटिंग हो रही है और पेमेंट हो रहा है 17 अगस्त। तो बेटा थर्ड वाला ट्रांजैक्शन में TDS काटने का दिन होगा 17/8/21, विचएवर इज अर्लियर। अब अगर 17/8/21 को TDS काटा जाएगा तो पहले हम देखेंगे क्या 50 से ऊपर का आइटम हो चुका है फाइनेंशियल ईयर में? जवाब है हाँ, हो चुका है, क्योंकि 40 और 15 ऑलरेडी 1 अप्रैल से लेकर 30 जुलाई के बीच में हो चुके थे। तो इसका मतलब अब हमें TDS काटना है 17/8/21 को। पहला TDS काटना है 17/8/21 को। किसको काटना है? सुभाष को काटना है। 17/8/21 को काटना है, और कितने रुपए में काटना है? अब ध्यान से सुनिए, विदाउट GST वैल्यू क्या है? 21.5 लाख है, और GST के साथ क्या है? 25,37,000 है। अब यहाँ पे आप देखिए TDS काटा जा रहा है पेमेंट के दिन, क्योंकि TDS पेमेंट के दिन काटा जा रहा है तो फिर जो अमाउंट ऑफ TDS कटेगा वो कटेगा GST के टोटल मिलाकर जो अमाउंट होगा। तो इसीलिए 17/8/21 के दिन TDS काटा जाएगा बेटा 25,37,000 रुपये, 25,37,000 रुपये का 0.1%। यह है पहला TDS जो कि काटा जाएगा, जो कि हमारे सामने बेटा 2537 रुपये का आ जाएगा, यानी कि 17/8/21 को पहला TDS कटेगा 2537 का। बेटा यहाँ पे दिमाग में बात आ सकती है कि सर जब 17/8/21 को TDS काटा जाएगा तो उससे पहले का सर अमाउंट 55 लाख का हो चुका है। 40 और 15 अगर आप देखोगे तो सर 50 से ऊपर वाला अमाउंट है, तो 5 लाख रुपए का क्या करना है सर? जो पहली 5 हो चुके हैं बेटा, उस समय तक तो देखो जून 21 तक तो TDS के कानून ही नहीं लगते थे, तो आपको केवल 1 जुलाई 21 के बाद से ही सोचना है। तो इसीलिए इन 2 दिनों को तो भूल ही जाइए, इसमें 50 से ऊपर भली हो तो भी TDS नहीं काटना है। अब यहाँ पे हमारा 28/8/21 वो डेट आती है या 17/8/21 वो डेट आती है,
जिस दिन से 194Q के प्रोविजन एप्लीकेबल हो चुके हैं, और अगर हो चुके हैं तो 50 लाख से ऊपर का अमाउंट हो चुका है क्या इस दिन तक? हाँ हो चुका है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फाइनेंशियल में पहले ही हो चुका था। तो इसीलिए अब जो भी पेमेंट 17-21 को होगा उस पर कटेगा। अब कितने पे कटेगा? 2 नंबर है, विदाउट जीएसटी 2150 है, विद जीएसटी 2537 है। किस पे काटना है? 2537 पे काटना है, क्योंकि पेमेंट का दिन जीएसटी काटा जाए, सॉरी टीडीएस काटने का दिन है। अब अगला दिन, अगला लास्ट पेमेंट कब हो रहा है? 14 फरवरी को पेमेंट कर रहा है, और 14 फरवरी को अकाउंटिंग हो रही है, 28 फरवरी को पेमेंट हो रहा है। तो लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में किस दिन टीडीएस काटा जाएगा? अकाउंटिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दैट इज बेटा हमारे सामने आएगा 14 फरवरी 22। तो टीडीएस काटेंगे 14 फरवरी 22 को काटेगा। अब कितने पे काटेगा? क्योंकि बेटा लास्ट वाले ट्रांजेक्शन का टीडीएस काटने का दिन अकाउंटिंग का दिन है, तो इसीलिए काटा जाएगा, ध्यान से सुनना, इसीलिए टीडीएस काटा जाएगा उस अमाउंट पे जो बिना जीएसटी वाला होगा। तो अब आप देखिए 14 फरवरी 22 के दिन विदाउट जीएसटी वाला अमाउंट क्या है? 10.5 लाख रुपए का, और 10.5 लाख रुपए का 0.01% अगर आप काटोगे तो इस दिन जो टीडीएस कटेगा वो होगा 1050 का 0.1%, दैट इज 1050। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। सुभाष को 194Q में टीडीएस काटना है, कितना काटना है? तो जवाब है 17 अगस्त 21 को सर काटना है 2537 का, और 14 फरवरी 22 को काटना है 1050 का। तो यानी कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। तो जवाब है बी आंसर है। 25 37 17 8 को काटेंगे, 1050 14 फेब को काटेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अमेंडमेंट से रिलेटेड 194Q का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। आपको याद होना चाहिए 194Q और 206C1H दोनों भाई भाई हैं, तो अगला क्वेश्चन उसी पे ही है। सेकंड पॉइंट आप पढ़िए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस कार एसेसरी एंड कंपनी required to collect tax at source in respect of the sale transaction with Mr. Subhash? If yes, when and what is the amount of tax to be collected? अब बेटा 206C1H क्या कहता है? 206C1H कहता है कि अगर आपने एज ए सेलर किसी को गुड्स बेचा और अगर उसका एग्रीगेट अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा है, तो जितना भी 50 लाख से ऊपर का आपने सेल किया उस पर आपको बायर से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है 0.1%। और 206C1H 1 जुलाई से नहीं आया था, वो तो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है, वो तो लास्ट ईयर ही आ चुका था। तो अब अगर अपन इस ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो बेटा देखिए, ये जो 4 लेन देन हुए सुभाष और कार एसेसरी इन कंपनी के बीच में, इन 4 लेन देन में पहला लेन देन जो बेटा 40 लाख वाला हुआ, पहला लेन देन जो 40 लाख वाला हुआ, पहला लेन देन जो 40 लाख वाला हुआ, उस लेन देन तक क्या 194Q पिक्चर में आया था? जवाब नहीं आया था। तो इसका मतलब बेटा जब तक 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा तब तक 206C1H लगेगा। तो फर्स्ट पेमेंट 40 लाख रुपीस के ट्रांजैक्शन पे 194Q लगता है क्या? नहीं लगता है। 206C1H लगा सकते हैं क्या? जवाब है नहीं लगा सकते, क्योंकि 50 से नीचे है। तो इसलिए पहले ट्रांजैक्शन पे 206C1H भी नहीं लगेगा। अब सेलर के नाते सोच रहा हूं मैं, ध्यान देना। अगला ट्रांजैक्शन हुआ 18 जून 21 को अकाउंटिंग, 30 जून 21 को पेमेंट। तो 18 जून और 30 जून को जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें 15 लाख का लेन देन था बेटा, जीएसटी के साथ ये लेन देन 1770 का हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब जून में ये ट्रांजैक्शन हुआ तो 40 पहले के और 15 अभी के, 50 से ऊपर हो गया वैल्यू ऑफ गुड्स, और 50 से ऊपर हो गया तो भले इस दिन तक 194Q एप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि वो तो जुलाई से एप्लीकेबल हुआ। तो जून वाले ट्रांजैक्शन में जब 194Q नहीं लग सकता तो 206C1H तो लगेगा। तो इसीलिए जून वाले ट्रांजैक्शन में 206C1H लगने वाला है, और 206C1H लगेगा तो किस दिन काटा जाएगा टीडीएस? तो बेटा 206C1H में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है, सॉरी, तो टीसीएस कलेक्ट किया जाता है जिस दिन आप पेमेंट रिसीव करते हैं। तो पेमेंट का दिन देखिए यहाँ पर क्या है, 30 जून 21। तो यानी कि 206C1H में कौन कलेक्शन करेगा? सेलर। सेलर का नाम है कार एसेसरी। तो कार एसेसरी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करेगी किस दिन? 30 जून 21 को। कितने पे? तो देखिए ट्रांजैक्शन का अमाउंट 1770 है, 1770 है, ध्यान देना 1770 है। और उससे पहले कितना का ट्रांजैक्शन हुआ था? 4720 का हुआ था। और ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको ये बोला था अभी गाइडलाइन के दौरान कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जब करना होता है तो फिर जीएसटी इंक्लूड करके जो वैल्यू आती है उसी में करना होता है, तो ध्यान रख के चलेंगे। तो 4720 प्लस 1770, एक सेकेंड, 6490, इसमें से बेटा 50 लाख रुपए तक में तो कुछ कटेगा नहीं,
तो 50 से ऊपर का कितना लेन देन हुआ उस पर चलते हैं। तो 50 से ऊपर का बेटा लेन देन हो गया 1490। तो 1490 पर 0.1% की रेट से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होगा, जो कि अमाउंट आने वाला है बेटा 1490। तो सेकंड का आंसर बेटा सी है कि कार एसेसरियन कंपनी को इस लेन देन में 1490 का टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना पड़ेगा सुभाष से। किस दिन करना पड़ेगा? 30 जून 21 को करना पड़ेगा। 0.1% किस पे करना पड़ेगा? 14,90,000 में करना पड़ेगा। कैसे है 1490 में? वापस से बता देता हूँ। मैंने क्या करा, पहला पेमेंट देखा, जीएसटी को जोड़कर देखते हैं इसमें टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में। तो फर्स्ट पेमेंट 4720 का था। 4720 में तो 50 से नीचे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हुआ ही नहीं। फिर अगला लेन देन जून में जो हुआ वो कितने रुपए का हुआ? जीएसटी सहित 1770 का हो गया। तो 1770 अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो टोटल मिलाकर अमाउंट आ गया था 6490। और 6490 का अमाउंट है, उसमें से 50 लाख से ऊपर का कितना अमाउंट हो गया अब यहाँ के दिन तक? तो जवाब है 1490। और 1490 पे 0.1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो गया 1490। ठीक है बेटा, तो एक ही बार टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है, क्योंकि फिर अगले दो लेन देन पे तो 194Q में सुभाष ने टीडीएस काट लिया होगा। और क्योंकि अगले दो लेन देन पे 194Q में सुभाष ने टीडीएस काट लिया है, तो ऑब्वियसली फिर 206C1H तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका लॉजिक है। दोनों बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, assume that सुभाष ने बिजनेस स्टार्ट करा होता मई 21 में। अच्छा, ऊपर का क्वेश्चन में इन्होंने डेटा चेंज कर दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि सुभाष मई 21 से अपना बिजनेस चालू करे, इसी साल 21-22 में ही चालू करे। अगर सुभाष मई 21 से अपना बिजनेस चालू करे, अगर सुभाष मई 21 से अपना बिजनेस चालू करे, अगर सुभाष मई 21 से अपना बिजनेस चालू करे, ध्यान देना, तो आपका आंसर MCQ 1 और 2 में क्या अलग होता? अगर हाँ तो क्या होता? चलिए तो बेटा वापस से चलते हैं। बेटा आप सोचिए, अगर सुभाष मई 21 से अपना बिजनेस चालू कर रहा होता, तो बेटा लास्ट ईयर में सुभाष का टर्नओवर तो फिर जीरो होता। 20-21 में सुभाष का टर्नओवर जीरो होता। और अगर सुभाष का टर्नओवर लास्ट ईयर में जीरो होता, तो बेटा सुभाष पे तो करंट ईयर के अंदर 194Q लगता ही नहीं, क्योंकि 194Q केवल उसी बायर पे लगता है जिसके लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो। याद करना कानून को, मैंने जो बताया था अमेंडमेंट में। तो अब तीसरे ऑप्शन में क्या होता? तीसरे ऑप्शन में एक बात तो पक्की हो जाती कि सुभाष को कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर थर्ड ऑप्शन में रहते तो फर्स्ट का आंसर जो पहले अभी बी आ रहा था, थर्ड ऑप्शन में आता डी वाला। तो यानी कि MCQ 1 का आंसर डी होता। यहां तक तो मैं आ चुका हूं, ये भी यहां पे भी ऐसा ही दिया है, देखते हैं अब कौन सा सही है। तो अगर थर्ड ऑप्शन होता तो MCQ 1 का आंसर डी होता। अगर थर्ड ऑप्शन होता तो MCQ 1 का आंसर डी होता। यानी डी आंसर क्या होता है MCQ 1 का? सुभाष को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं थी। सर क्यों नहीं थी? लॉजिक बताइए। क्योंकि सुभाष का लास्ट ईयर का टर्नओवर फिर जीरो होता, और जीरो टर्नओवर वाले बायर पे करंट ईयर में 194Q एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये आपका MCQ 1 का आंसर होता। अब सोचिए बेटा, अगर सुभाष का टर्नओवर 194Q के दायरे में नहीं आता, तो इसका मतलब करंट ईयर 21-22 में अगर 194Q बायर पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो पूरे 21-22 में एज ए सेलर कार एसेसरियन कंपनी पे 206C1H एप्लीकेबल हो जाता। क्योंकि कार एसेसरियन कंपनी का सेलर तो लास्ट ईयर 10 करोड़ से ऊपर था। तो एज ए सेलर कार एसेसरियन कंपनी पे 21-22 में क्या लग जाता? 206C1H पूरे पेमेंट पे लगता, चारों पे पेमेंट पे लगता। तो अभी चारों पेमेंट पे अगर लगता तो सोचिए फिर बेटा, याद कर लिए मैंने क्या बताया था? 206C1H की लाइबिलिटी में क्या होता? अभी याद करते हैं वापस से। जो पहला पेमेंट हो रहा है उस पर तो नो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता। पहले पेमेंट में तो कोई टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना नहीं था, रीजन बीइंग 47-20-50 से नीचे। सेकंड पेमेंट पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता बेटा, किस दिन होता? मैंने आपको बोला ही था 30 जून 21 को। अभी आंसर निकाल के बताया था इसका मैंने। 30 जून 21 को कार एसेसरियन कंपनी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करता। कितने रुपए का टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करता? 1419 का। ये अभी अपन ने नंबर निकाले थे। अब क्या होता बेटा, तीसरा जो पेमेंट आता, पहले तीसरे पेमेंट में जो अगस्त वाला हिसाब किताब था, उस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस काटने लग गया था सुभाष, क्योंकि सुभाष पे टीडीएस के कानून लग रहे थे। पर अब क्योंकि सुभाष तो टीडीएस के कानून से बाहर हो गया, तो तीसरे वाले पेमेंट पे भी कार एसेसरियन कंपनी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करती। तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करती कितनी तारीख को करती? 17/8/21 को करती। कितने रुपए पे करती? तो जवाब है थर्ड पेमेंट का अमाउंट बोलिए, जीएसटी सहित है बेटा 25,37,000। तो इस 25,37,000 का 0.1% करती, दैट इज 2537। और चौथे पेमेंट पे भी
कार एसोसिएशन कंपनी को टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना पड़ता, किस दिन करना पड़ता? पेमेंट के दिन करना पड़ता। तो 28 फरवरी 21 के दिन कितने रुपए का पेमेंट था? जीएसटी सहित जोड़ के देखना है आपको यहाँ पे, टीसीएस में हमेशा जीएसटी सहित जोड़ते हैं। तो 12 तो 12,39,000 रुपए का 0.1%, दैट इज 1239। तो ये आंसर आता सेकंड वाले का। तो अब सेकंड वाले का आंसर देखते हैं, ये कौन सा ऑप्शन होता? ये वाला होता बेटा। फिर ये वाला 14, 90, 30 जून को, 25, 37, 17, 8 को, 12, 39, 28 हुए। तो हमारा आंसर थर्ड वाले में क्या हो जाता बेटा? ये वाला हो जाता। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाता कि हाँ, अगर सुभाष इसी साल बिजनेस चालू करता तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर बदल जाता क्या? हाँ बदल जाता। और बदल के क्या हो जाता? फर्स्ट का आंसर तो डी वाला हो जाता और सेकंड का आंसर बी वाला हो जाता, यानी कि थर्ड ऑप्शन का आंसर हो जाता सी ऑप्शन आ जाता। आंसर ऑफ एमसीक्यू वुड 1 वुड चेंज टू डी एंड आंसर ऑफ एमसीक्यू 2 वुड चेंज टू बी। तो ध्यान रखेंगे, पूरा एमसीक्यू केस सिनेरियो टीडीएस पे लगा दिया इन्होंने, जो अमेंडमेंट हुआ है। फोर्थ पॉइंट, चौथा क्वेश्चन, आर द प्रोविजन ऑफ TDS, TCS attracted in respect of transaction with carparts.com। अब एक लेन देन आपको पता होगा, तो 12 लाख रुपए का क्वेश्चन में बेटा वो carparts.com से भी हुआ था, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो अब ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर carparts.com वाले लेन देन पे आप जाओगे तो क्या उस पर कोई TDS या TCS के प्रोविजन लगते हैं? तो बेटा आपको याद होना चाहिए, एक सेक्शन आपके लास्ट ईयर ही मैंने पढ़ा रखा था, 194 एक ओ करके लिखा है। 194 ओ में लिखा है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना गुड्स बेचता है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि जो भी माल बेचा जाएगा उस अमाउंट पे 1% की रेट से TDS काटना है 194 ओ में। तो अब देखिए हो क्या रहा है, carparts.com क्या है? एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कार एसेसरी ने अपना माल बेचा है, तो इसीलिए carparts.com की जिम्मेदारी है 194 में कि वो TDS काटेगी। कितना परसेंट TDS काटेगी? 1% TDS काटेगी। कितने रुपए पे काटेगी? जितना भी अमाउंट ऑफ सेल उस पर काटेगी। तो अब सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए फोर्थ का? तो जवाब है ये वाला आंसर है कि carparts.com को 194 ओ सेक्शन एप्लीकेबल होने के कारण 12 लाख पे 1% क्या काटना पड़ेगा? TDS काटना पड़ेगा। तो ये 194 ओ के चक्कर में हुआ है। और फाइनल केस सिनेरियो आपके सामने है, फिफ्थ। क्या कहता है ये? इफ मिस्टर सुभाष हैज नॉट फर्निश हिज पेन टू कार एसेसरी इन कंपनी, अगर सुभाष ने अपना पेन नंबर कार एसेसरी इन कंपनी को नहीं दिया, सुभाष ने अपना पेन कार एसेसरी इन कंपनी को नहीं दिया, तो फिर MCQ 2 में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के लिए रेट क्या यूज़ की जाती? MCQ 2 में केस सिनेरियो 2 के लिए टैक्स कलेक्शन, अब याद करिए, MCQ 2 में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कौन कर रहा होगा? कार एसेसरी इन कंपनी कर रहा है, सेलर कर रहा है। तो जब सेलर को टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है और बायर ने अपना पेन नंबर उसे नहीं दिया, आपको बेटा याद होना चाहिए TDS के लिए मैंने आपको क्या बोल रखा है, एक बार सुना ना। मैंने बोला था TDS की रेटें जो आपने पढ़ी बेटा वही एप्लीकेबल होती है, पर अगर जब TDS काटा जाए और सामने वाला जो पेई है वो अपना पेन नंबर पेयर को ना दे, TDS में ये बात है, पेई अगर अपना पेन नंबर पेयर को ना दे तो पेयर को TDS की जो रेट एप्लीकेबल करनी है वो बाकी सारे पेमेंट में तो 20% एप्लीकेबल करनी है और 194Q में 5% करनी है। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक अमेंडमेंट में ये भी बताया था, वो TDS में, यानी कि अगर पेई पेन नंबर नहीं देगा तो रेट ऑफ TDS बढ़ जाएगी, 20 और 5 हो जाएगी, 194Q में 5 तक की हो जाएगी। पर अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे TDS का बात नहीं चल रहा है, यहाँ पे TCS की रेट की बात चल रही है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर बाय चांस जो आपका सेलर है, सेलर मतलब कार एसेसरी इन कंपनी है, अगर वो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कर रहा है सुभाष से, तो अगर वो सुभाष से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कर रहा है और सुभाष अपना पेन नंबर कार एसेसरी इन कंपनी को नहीं दे, तो क्या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की रेट भी बढ़ जाती है कि वही रहेगी? तो जवाब बेटा ये वो तो वही रहेगी। तो मतलब भले ही वो पेन नंबर ना दे तो भी जो 206C1H की रेट है वो एज इट इज रहेगी, और वो एज इट इज मतलब क्या रहेगी बेटा? 0.1% ही रहेगी। तो इसलिए फिफ्थ का आंसर है रेट ऑफ TCS भले ही सुभाष अपना पेन ना भी दे तो भी 0.1% देगी। बेटा अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता, उल्टा क्या होता? मानिए ऐसा लिखा होता, ध्यान से सुनिए, ऐसा लिखा होता
कि सुभाष जब टीडीएस काट रहा है 194 क्यू में, तो कार एसेसरियन कंपनी ने अपना पैन नंबर नहीं दिया उसे। तो जब सुभाष को कार एसेसरियन कंपनी अपना पैन नंबर नहीं देगी, तो सुभाष को टीडीएस काटना है 194 क्यू में 0.1, पर क्योंकि टीडीएस नहीं दिया तो 0.1 की जगह 5% की रेट हो जाएगी, वो हाईएस्ट रेट लग जाएगी जो आपको मैंने बता रखी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये ओवरऑल मिला के बेटा आपका केस सिनेरियो के 5 MCQ अभी मैंने क्या करवा दिए हैं, सॉल्व करवा दिए हैं। ध्यान रखेंगे टीडीएस वाले जो अमेंडमेंट है उसी से रिलेटेड है। आइए जी बेटा, छठा MCQ। अब ये केस सिनेरियो वाले नहीं है, मतलब इंडिविजुअल हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, छठे MCQ के अंदर भी अमेंडमेंट है। जो भी मैंने रिसेंटली आपको एक अमेंडमेंट बताया था BNP में 43CA, कि अगर आप वो पर्टिकुलर डेट में स्टॉक इन ट्रेड वाली लैंड और बिल्डिंग बेचेंगे, तो अगर उसकी स्टाम्प वैल्यू ज़्यादा है, तो वैसे तो 110% का प्रोविजन लगाते हैं अपन, पर उसको अमेंडेड करके 120% करना है, तो वही अमेंडमेंट है। और याद करिए 43CA का जो 120% वाला अमेंडमेंट है, इससे रिलेटेड मैंने IOS में भी आपको एक अमेंडमेंट बता दिया कि IOS के अंदर भी जब आप वो IOS की इनकम निकालेंगे, तो वे इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली, तो वहाँ पे 10% कंसिडरेशन की जगह 20% वाली लिमिट लगाएंगे। देखना वो अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं। आशियाना डेवलपर्स completed one of its housing project in Gurugram in January 21, which comprised of 10 residential unit. It has transferred 9 residential unit in Feb 21. 10 मकान बना है, 10 में से 9 तो Feb 21 को बेच चुका है, और एक मकान, एक यूनिट मई 21 में बेची है सूरज को। तो एक यूनिट सूरज को बेची है मई 21 में, एक यूनिट सूरज को बेची है मई 21 में। किसने? आशियाना डेवलपर्स ने। ऑल द यूनिट वर ट्रांसफर्ड बाय फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, और ये फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ द यूनिट है। कंसिडरेशन जो सूरज से मिला है वो 50 लाख है। बेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आशियाना डेवलपर ने जो एक यूनिट सूरज को बेची है, उसी पे फोकस करना है अपन को। आशियाना डेवलपर ने जो एक यूनिट सूरज को बेची है, वो एक यूनिट जो आशियाना डेवलपर ने बेची है, वो आशियाना डेवलपर का स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि आशियाना का तो काम ही मकान बना के बेचना है। तो इसीलिए बेटा आशियाना डेवलपर के लिए ये यूनिट स्टॉक इन ट्रेड है। तो अगर आशियाने की इनकम पूछी जाए तो कौन से हेड में होगी, तो जवाब है BNP हेड में होगी। और जब आशियाना डेवलपर अपनी BNP हेड की इनकम निकालेगा, तो इस यूनिट को 43CA में कवर करेगा, यानी कि इसकी सेल प्राइस को वो कंपेयर करेगा स्टाम्प वैल्यू से, और अगर दोनों में से जो ज़्यादा होगी उसको सेल प्राइस मानते हैं 43CA। याद रखना, जो 50C था वो से ही 43CA होता है, पर अगर जो लैंड और बिल्डिंग आप बेच रहे हैं वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो 43CA लगता है। ध्यान रखना, अमेंडमेंट है 120% वाला ना। तो 50 लाख में बेच दी इसने, और 50 लाख में बेची, जबकि इसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू देखिए बेटा कितनी है, 57 लाख है। तो स्टाम्प वैल्यू 57 लाख है और बेची 50 लाख में। ड्यू टू सम इमरजेंसी इन द फैमिली, सूरज को पैसे की जरूरत पड़ गई और उसने भी ये यूनिट बेचा, आगे बेच दी किसको? प्रकाश को। तो हुआ क्या, आशियाना ने पहले सूरज को बेची, सूरज को पैसे की जरूरत थी तो ये उसने आगे प्रकाश को चेप दी, दिसंबर 21 में बेच दी 53 लाख रुपए में। और जबकि उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितने रुपए की बेटा? 61 लाख की। डिटरमाइन द कैपिटल गेन ऑब्लिक इनकम विच इज चार्जेबल इन द एंड ऑफ सूरज एंड प्रकाश। आपका टारगेट है सूरज और प्रकाश के ऊपर कोई इनकम होगी तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो ये आपका टारगेट है इस क्वेश्चन के अंदर। अब बेटा पहले चलते हैं, मैं एक बार लेन देन समझाता हूं, आप लेन देन को पहले ध्यान से समझिए। हुआ क्या, आशियाना ने सूरज को मकान बेचा, सूरज ने प्रकाश को बेचा। बेटा हमारा टारगेट है सूरज और प्रकाश के ऊपर ही फोकस करना है, आशियाना पे नहीं करना है। पर अगर मान लो क्वेश्चन बोलता आशियाना की भी इनकम निकालें, तो बेटा आशियाना पे क्या होता, आशियाना ने क्या करा, मकान कितने में बेचा सूरज को? 50 लाख में बेचा, जबकि इस मकान की सेल स्टाम्प वैल्यू क्या थी? 57 लाख थी। तो जब आशियाना अपनी इनकम निकालता, कौन से हेड की निकालता? BNP हेड की निकालता बेटा आशियाना, क्योंकि उसके लिए स्टॉक है। तो आशियाना इसकी BNP की इनकम निकालते समय 43CA एप्लीकेबल करता, और 43CA जब एप्लीकेबल करता तो इस मकान का सेल प्राइस क्या पकड़ते हैं? 50 लाख पकड़ते हैं कि 57 लाख पकड़ते हैं? इसीलिए 43CA। तो 43CA कहता है कि अगर स्टाम्प वैल्यू ज़्यादा है तो स्टाम्प वैल्यू को पकड़ो, पर अगर स्टाम्प वैल्यू 110 से ज़्यादा नहीं है, ये कानून पुराना था, 110 तक के तो चलेगा, पर अमेंडमेंट हो गया, अगर 3 बातें पूरी है तो 110 की जगह 120 तक चेक कर सकते हो आप। और अब वो देखोगे तो आप चेक करना बेटा आराम से, आशियाना ने जो मकान सूरज को बेचा है वो अमेंडमेंट वाली तीनों 120% की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। एक तो उस पर्टिकुलर डेट के बीच में सेल है जो मैंने आपको लिखवाई थी, 12/11 से 30 जून की बीच की डेट है, शायद पढ़ लेना आप आराम से।
नंबर 2, कंसिडरेशन भी 2 करोड़ या उससे नीचे और फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट भी हो रहा है सूरज को। तो अब आशियाना क्या करेगा, बेचा कितने में, 50 लाख में, तो वो अपने कंसिडरेशन का 120% निकालेगा। तो 120% ऑफ 50 लाख निकालेगा, कितना होता है, 60 लाख होता है। और बेटा 60 लाख से क्या ज़्यादा है स्टाम्प वैल्यू, जवाब है नहीं है। तो बेटा 43 CA के तहत जो बीएनपी की सेल कंसिडरेशन मकान की बनती बेटा, वो 50 लाख की बनती। स्टाम्प वैल्यू 57 लाख नहीं बनती। रीजन बीइंग 57 लाख रुपए 50 से तो ज़्यादा है, पर 120% से ज़्यादा नहीं है। और क्यों नहीं, इसलिए नहीं है, तो जो एक्चुअल सेल प्राइस है उसी को सेल प्राइस मान के बीएनपी की इनकम निकाली जाती। तो आशियाना पे बेटा ऐसा कुछ होता, पर खैर आशियाना का हमारे को निकालना नहीं था, मैंने फिर भी समझा दिया। अब बेटा सूरज पे आइए। सूरज को ये मकान आशियाने से कितने में मिल गया, तो सूरज ने तो परचेज करा मकान, कितने रुपए में परचेज कर लिया, 50 लाख में। तो 50 लाख में मकान खरीदा, जबकि ये मकान की स्टाम्प वैल्यू कितनी थी बेटा, 57 लाख। तो अगर सूरज को जब ये मकान 57 लाख की स्टाम्प वैल्यू का 50 में मिला होगा, तो सूरज के लिए बेटा ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी बनेगा। और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बनती है तो आईओएस में इनकम होती है गिफ्ट की, 56,210 लगता है, आपको पता होना चाहिए इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो सूरज के ऊपर आईओएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा आशियाने से, जैसे ही 57 का मकान 50 में मिलेगा। अब आईओएस में भी अमेंडमेंट हो गया, क्योंकि ये 43 CA वाला मकान मिला है, तो आईओएस की इनकम कब होगी, जब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देखेगा सूरज पहले। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बेटा कितना है, 7 लाख रुपए का। अब ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ए और बी दोनों से ज्यादा होना चाहिए तो आईओएस की इनकम होगी, सूरज की वरना नहीं होगी। और कितना होना चाहिए, ए अमाउंट तो होता है बेटा 50,000, आपको याद होगा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। और दूसरा अमाउंट जो अपन को देखना होता है, वैसे अपन देखते हैं 10% ऑफ कंसिडरेशन, पर क्योंकि ये 43 CA वाला है जिसमें 120% वाला है, तो याद करो मैंने आईओएस में भी बोला था कि आईओएस में अमेंडमेंट होकर फिर आपको 10% ऑफ कंसिडरेशन नहीं देखना बेटा, 20% ऑफ कंसिडरेशन देखना है। तो 20% ऑफ 50 लाख कितना हो जाएगा बेटा, 10 लाख हो जाएगा। क्या 7 लाख इन दोनों से ज़्यादा है, जवाब है नहीं है। तो जवाब क्या आ गया, आईओएस की कोई इनकम नहीं होगी सूरज की। तो ये हमारा जवाब आ गया। तो आशियाना से जो मकान सूरज को मिला, उस मकान पे ना आशियाना को कोई दिक्कत हुई, ना सूरज को कोई दिक्कत हुई, सूरज की कोई आईओएस की इनकम नहीं है। तो यहाँ तक तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। पर आगे सूरज ने क्या किया, आगे सूरज ने यह मकान प्रकाश को सेल कर दिया। आगे सूरज ने यह मकान प्रकाश को सेल कर दिया। अब ऑब्वियसली जब सूरज ये मकान बेटा प्रकाश को सेल करेगा तो सूरज पे कैपिटल गेन होगा मकान बेचने पर। अब अगर मकान बेचेगा सूरज तो सूरज पे कैपिटल गेन होगा। अगर आप मकान का नेचर देखोगे सूरज के खरीदने से बेचने का, तो मकान का नेचर दो साल से नीचे है, मतलब होल्डिंग पीरियड, तो शॉर्ट टर्म होगा। तो शॉर्ट टर्म होगा तो सूरज पे क्या होने वाला है, सबसे पहले सेल प्राइस लिखेगा सूरज। तो अब सेल प्राइस क्या पकड़ेंगे अपन, देखते हैं। सूरज ने मकान कितने में बेचा, सूरज ने मकान प्रकाश को 53 लाख में बेचा, जबकि उस मकान की स्टाम्प वैल्यू कितने की, 61 लाख की है। तो जब सूरज 50 लाख में सेल करेगा, सॉरी 53 लाख में सेल करेगा, और स्टाम्प वैल्यू कितनी रहेगी, 61 लाख रहेगी, तो सूरज पे कैपिटल गेन निकालते समय एक सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा 50C। 50C क्या कहता है कि अगर आप लैंड या बिल्डिंग बेचेंगे और आपकी सेल प्राइस स्टाम्प वैल्यू से कम है तो स्टाम्प वैल्यू को सेल प्राइस मानना है। पर यहाँ पे भी आपको एक बेनिफिट मिला है परसेंटेज वाला, और यहाँ पे जो बेटा बेनिफिट है वो तो 110% ऑफ कंसिडरेशन जितने ही देखते हैं, यहाँ पे 120 वाला अमेंडमेंट नहीं एप्लीकेबल होता। तो 110 ऑफ कंसिडरेशन देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 53 लाख का कंसिडरेशन है तो इसका 110% कितना होता है, ये मैं निकालता हूं एक बार, 58,30,000 होता है। और 58,30,000 रुपये अगर होता है, 58,30,000 रुपये का अगर कंसिडरेशन है, तो स्टाम्प वैल्यू उससे कंपेयर करिए, स्टाम्प वैल्यू तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब कैपिटल गेन निकालते समय सेल प्राइस बेटा 61 लाख पकड़नी पड़ेगी। ये आपको आता होगा, तो बहुत नॉर्मल कानून है, बहुत जगह हम यूज़ कर चुके हैं। अब क्योंकि नेचर शॉर्ट है तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे बेटा, कॉस्ट माइनस कर देंगे। अब सूरज के वो मकान कितने में पड़ा था, कितने में खरीदा था इसने, 50 लाख में खरीदा था। तो इसका मतलब अल्टीमेटली सूरज को STCG हो जाएगा इस लेन देन पे 11 लाख रुपए का। तो ये हमारा जवाब हो गया। जब मकान सूरज, देखो, तो जब आशियाना से मकान सूरज को मिला तो सूरज के ऊपर आईओएस का गिफ्ट का इनकम नहीं हुआ। रीजन मैंने आपको बता दिया, आईओएस की कोई इनकम नहीं हुई। अब सूरज ने आगे मकान प्रकाश को बेचा तो सूरज पे कैपिटल गेन की इनकम होगी, और कैपिटल गेन कितना निकलेगा, 11 लाख रुपए का STCG निकलेगा। अब आता है प्रकाश। प्रकाश जिसे यह मकान सूरज से मिला उसके ऊपर भी तो बेटा वापस से आईओएस लग जाएगा, क्योंकि उसको भी तो 61 लाख की स्टाम्प वैल्यू का मकान 53 लाख में मिल गया, तो वही 56,210 इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिल गया। तो अब प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश इस प्रॉपर्टी का इनएडिक्वेट कंसिडरेशन निकालेगा। अब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कितना है बेटा, 61 लाख माइनस 53 लाख, दैट इज 8 लाख। तो 8 लाख का इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, और 8 लाख का इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो उसको वो 2 से कंपेयर करेगा। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दोनों से ज़्यादा आ गया तो फिर वो आई उसकी इनकम बन जाएगी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, पहला अमाउंट क्या होता था बेटा 50,000,
और 50,000 के बाद दूसरा नंबर क्या होगा यहाँ पर 10% ऑफ कंसिडरेशन। अब यहीं पे आपको ध्यान रखना है, जब प्रकाश आयुष की इनकम निकालेगा तो वो 10 करेगा, जबकि सूरज को जब आशियाने से मिली थी और आयुष की इनकम थी तो 20 लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि आशियाना पे 43 सीए का 120 वाला अमेंडमेंट लगता है, तो जिसको मकान मिलेगा उस पर भी आयुष में 20 वाला अमेंडमेंट हो गया। पर क्योंकि अब प्रकाश जिसको मकान मिल रहा है तो सूरज पे तो 43 सीए लग ही नहीं रहा 120 वाला अमेंडमेंट, तो इसीलिए प्रकाश पे आपको नॉर्मल कानून देखना है जो कि प्रॉपर्टी का कितना परसेंट होता है 10% ऑफ कंसिडरेशन। तो 10% ऑफ कंसिडरेशन कितना होता है 53 लाख का 10% 5,30,000 होता है, और क्योंकि 8 लाख इन दोनों से ज़्यादा है तो प्रकाश की भी बेटा आयुष की इनकम हो जाएगी कितने रुपए की 8 लाख। तो हमारा फाइनल आंसर है इस पूरे लेन देन में सूरज की कैपिटल गेन की 11 लाख की इनकम होगी और प्रकाश की आयुष में 8 लाख की इनकम होगी। देखते हैं कौन सा आंसर है, ये रहा बेटा ये आंसर। सूरज का एसटीसीजी होगा 11 लाख और प्रकाश का 8 लाख का क्या होगा आईओएस का इनकम। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन अमेंडमेंट पे फोकस्ड क्वेश्चन है। 7वां, अगेन ये भी अमेंडमेंट से रिलेटेड है, पर ये अमेंडमेंट इस बार का नहीं है, ये लास्ट बार ही आ चुका था। आपको बेटा याद हो 7वें से पहले मैं आपको कानून बताता हूँ। आपको एक कानून याद होना चाहिए 61A करके एक प्रोविजन हुआ करता था बेटा हमारा 61A करके, डीम्ड रेसिडेंट रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में। वहाँ पे एक बात लिखी होती थी कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आपकी इंडियन इनकम यानी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और उस टोटल इनकम को निकालते वक्त आपकी इंडियन इनकम जोड़नी और फॉरेन इनकम केवल वही जोड़नी है जो कि एनओआर के लिए टैक्सेबल होती हो, याद करना आप। और अगर आप किसी दूसरे देश में टैक्स नहीं दे रहे हैं तो आपको इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा करंट ईयर में, भले ही आप बेसिक कंडीशन पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हो तो भी। और अगर आपको 61A में रेसिडेंट माना जाता है तो आपको कौन सा रेसिडेंट माना जाता है? तो जवाब है एनओआर माना जाता है। याद करना, ये अपन ने बातचीत करी थी, ठीक है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए पढ़ते हैं। राजेश है बेटा एक आदमी जिसकी उम्र 53 साल की है और उसकी बीवी है सौम्या जिसकी उम्र 50 साल की है। सिटीजन है कंट्री एक्स के, यानी कि पहली बात क्लियर हो जाती है बेटा कि ये जो सिटीजन है ये कंट्री एक्स के सिटीजन है, कंट्री एक्स के सिटीजन्स हैं। दे आर लिविंग इन कंट्री एक्स सिंस बर्थ, तो ये कंट्री एक्स में रहते हैं सिंस बर्थ। दे आर नॉट लाइबल टू टैक्स इन कंट्री एक्स, और इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है कंट्री एक्स के अंदर। बोथ ऑफ देम हैव कीन इंटरेस्ट इन इंडिया, दोनों का इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर, इंडियन कल्चर में। राजेश पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वन बॉर्न इन कंट्री एक्स, राजेश के जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है वो कंट्री एक्स में बॉर्न है। जबकि सौम्या, मिसेस सौम्या विजिट इंडिया अलॉन्ग विद Mrs. Soumya visit India along with Mr. Rajesh for 4 months every year to be with her parents. ठीक है, तो जो सौम्या है वो हर साल अपने पति राजेश के साथ मिसेस सौम्या विजिट इंडिया along with Mr. Rajesh for 4 months every year to be with her parents who were born in Delhi. अच्छा, सौम्या के माता पिता दिल्ली के जन्मे हुए, ध्यान रखेंगे आप। एंड हैव ऑलवेज इन दिल्ली ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया दे ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम इन दिल्ली। अच्छा, जब वो दोनों में अभी दिल्ली में थे तो ऑर्गेनाइज करते थे कल्चरल प्रोग्राम। और राजेश और सौम्या ने इंडियन इनकम कमा रखी 21-22 में 18 लाख की और 16 लाख की रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राजेश एंड मिसेस सौम्या फॉर AY 22-23? चलिए जी बेटा, तो दोनों का स्टेटस निकालना है, राजेश का और सौम्या का। सौम्या बेटा आपको पता हो तो इंडियन ओरिजिन की है क्योंकि इसके पिताजी का जन्म इंडिया में है। जबकि राजेश को अगर आप देखेंगे तो बेटा फॉरेन सिटीजन है। राजेश का खुद का जन्म भी विदेश का ही है, सिटीजन वो कंट्री एक्स का ही है और उसके माता पिता भी कंट्री एक्स में ही जन्मे हुए हैं। तो जब राजेश बेटा 4 महीने के लिए इंडिया आएगा 21-22 वाले साल में, तो जब राजेश 4 मंथ के लिए इंडिया आएगा 21-22 वाले साल में, तो 4 मंथ के लिए जब इंडिया आएगा तो 4 महीने अप्रोक्सीमेटली पकड़ लेते 120 दिन या 122-23 दिन, जो भी आप पकड़ लो, तो वो PY में 120 डेज रहेगा। और 120 डेज रहने से बेटा बेसिक कंडीशन 1 तो पूरी होगी नहीं,
बेसिक कंडीशन वन पूरी नहीं होगी, क्योंकि वन बेसिक कंडीशन वन पूरी करने के लिए आपको क्या नाम है प्रीवियस ईयर में 182 डेज या मोर रहना होता है। अब सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए आपको चाहिए होता है प्रीवियस ईयर में 60 या ज़्यादा, और पिछले 3 से 4 सालों में 365 या ज़्यादा आपको चाहिए होता है। अब अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 सालों का डेटा तो मेरे को दिख नहीं रहा है कि कितने दिन रहे, तो अब मैं एज्यूम करता हूँ कि राजेश बेसिक कंडीशन 2 नहीं पूरी करेगा, क्योंकि पता भी नहीं है मेरे को कि क्या हिसाब किताब है राजेश का लास्ट 4 ईयर्स का, और फॉरेन सिटीजन है, इंडिया आ रहा है, 4 सालों में क्या कर रहा है पिछले पता नहीं है कुछ, तो बेसिक कंडीशन 1 भी पूरी नहीं हो रही है, बेसिक कंडीशन 2 भी पूरी नहीं हो रही, सिंपल है राजेश के लिए। तो राजेश का स्टेटस तो बेटा क्लियर हो गया, एनआर है। और मैं आपको बता दूं 61A की कोई दिक्कत है नहीं राजेश के ऊपर, क्योंकि डीम्ड रेसिडेंट बनने के लिए वो इंडियन होना जरूरी है, जो जिसके ऊपर 61A लग सकता है। अब सौम्या की अगर अपन बात करें तो बेटा सौम्या क्योंकि इंडियन ओरिजिन की है, और जब वो इंडिया आ रही है तो वही बात है, वो भी 4 महीने रहती है, दोनों मियां बीवी के डेट्स तो सेम ही है, दैट इज कितने दिन इंडिया रही है 120 डेज। और 120 डेज इंडिया रहने से क्या होता है, बेसिक कंडीशन 1 तो पूरी होनी नहीं वाली, बेसिक कंडीशन 2 का कोई सीन बनता नहीं है। और बेसिक कंडीशन 2 के लिए वही बात है कि पहली बात तो सौम्या इंडियन ओरिजिन की व्यक्ति है जो इंडिया आ रही है, और इंडिया आ रही है तो वैसे भी वो एक्सेप्शन में आ जाती है बेसिक कंडीशन 2 की, आपको याद हो तो। और वैसे भी 4 साल का डेटा मेरे पास सौम्या का है नहीं वैसे भी, तो 4 महीने के हिसाब से 120 दिन करीब 122-23 पकड़ लो आप, अगर 31-32 दिन जो भी हो, अब कौन से 4 महीने रहे तो गिवन नहीं, तो अपन को पता नहीं है। पर अगर अपन देखें तो सौम्या इंडियन सिटीजन है, और वो जब इंडिया आ रही है तो 61A के तहत अगर आपको याद हो तो क्या लिखा हुआ था, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर हो जाएगी, तो देखते हैं सौम्या की टोटल इनकम है कितनी इंडियन वाली। तो सौम्या की इनकम है बेटा 16 लाख, 15 से ऊपर है, इंडियन सिटीजन है, 15 लाख से ऊपर की टोटल इनकम है, और किसी दूसरे देश में टैक्स भी नहीं लग रहा उसके ऊपर, तो सौम्या पे 61A एप्लीकेबल करके इसको क्या बनाया जा सकता है, डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट बनाया जा सकता है। और अगर डीम्ड रेसिडेंट बनाओगे तो फिर कौन सा वाला डीम्ड रेसिडेंट बनाया जा सकता है, तो जवाब है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनाया जा सकता है। तो फाइनली मैं जो जवाब देने वाला हूँ वो जवाब है आपके सामने, मिसेस सौम्या तो है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और जो हमारा राजेश है वो है हमारा नॉन रेसिडेंट। तो 7th का आंसर है बेटा डी, ये वाला जवाब है। इस जवाब में, इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन की लैग लगता है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियों की ज़रूरत पड़ सकती थी। 4 महीने कौन से थे, अगर ये क्लियरिटी मिल जाती, पिछले 4 सालों में क्या हो रहा था ये क्लियरिटी मिल जाती, तो शायद परफेक्ट आंसर निकल पाता। तो अभी मैं मोटा मोटी जो इनका इंटेंशन है उसी प्रकार से सोच के आंसर दे रहा हूँ, तो मेरे को इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन लैग लगती है, तो इसलिए आंसर एज पर दैट इन्फॉर्मेशन जो मेरे को दिख रही है उसके हिसाब से सौम्या NOR लग रही है, क्योंकि जो जानकारी है वो टैक्स वैक्स नहीं दे रही, तो उस प्रकार से 61A लगा रहा हूँ मैं। और राजेश नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि राजेश पे तो 61A लग भी नहीं सकता, तो इसलिए उसको छोड़ रहा हूँ मैं। 8वां पॉइंट यूलिप वाला पॉइंट है, आपको पता ही है यूलिप में भी अमेंडमेंट हुआ था। यूलिप को आप कैपिटल एसेट मानेंगे। कौन से यूलिप को कैपिटल एसेट मानते हैं बेटा, जिस यूलिप का 1 फरवरी 2021 के बाद लिया हो नंबर 1, और उसका जो प्रीमियम पेड आप कर रहे हो साल का वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर का होता हो, तो वो वाले यूलिप को अपन बोलते हैं कौन सा यूलिप, कैपिटल एसेट वाला यूलिप, और उसके ऊपर कैपिटल गेन की इनकम बन सकती है। देखते हैं अभी क्या है। मिस्टर ए है, इसके पास बेटा 2 यूलिप है, 2 यूलिप है। यूलिप एक्स है जो कि 1/1/21 को इशू करा है, और यूलिप वाई है जो कि 1/5/21 को इशू करा है। यूलिप एक्स है जो कि 1/1/21 को इशू करा है, यूलिप वाई है जो कि 1/5/21 को इशू करा है। ध्यान देना बेटा, ये वाला जो यूलिप एक्स है ये तो 1 फरवरी 21 के पहले का यूलिप है, ये तो पिक्चर से आउट हो गया, तो कैपिटल एसेट ही नहीं बनेगा। पर 1/5/21 वाला यूलिप कैपिटल एसेट बन सकता है। देखते हैं अभी प्रीमियम पेबल कितना है इसका। इस यूलिप एक्स का सम अश्योर्ड है बेटा 30, यूलिप वाई का 40, इससे फर्क नहीं पड़ता। और प्रीमियम पेड देखिए यूलिप 21-22 में 3 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। तो हमारा यूलिप एक्स तो पिक्चर से आउट हो गया, उसको छोड़ दीजिए आप। यूलिप वाई ही है जिसका प्रीमियम है बेटा 4 लाख, तो यूलिप वाई कैपिटल एसेट बन चुका है बेटा। कैसे बन गया, 1 फरवरी 21 बाद का यूलिप है, नंबर 2 उसका प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर का दिया जा रहा है साल का, तो इसीलिए वो यूलिप कौन सा वाला यूलिप है, कैपिटल एसेट वाला यूलिप है। अब इन्होंने पूछा टैक्सेबिलिटी बताइए,
जो मैच्योरिटी पे दोनों यूलिप का पैसा मिलेगा। अब बेटा याद करिए, यूलिप होता है लाइफ प्लान, और लाइफ प्लान की मैच्योरिटी जब होती है तो उसकी मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है वो तो 1010D में एग्जाम्प्ट होता है। मैंने आपको अभी भी बताया था 1010D में एग्जाम्प्ट होता है। पर 1010D में एग्जाम्पशन बेटा तभी मिलेगी, वो वाले यूलिप की नहीं मिलेगी जो कि अब कैपिटल एसेट बन गया है। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरा टारगेट क्या हो गया, देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, कंसिडरेशन रिसीव ऑन मैच्योरिटी ऑफ यूलिप एक्स वुड बी एग्जाम्प्ट अंडर 1010D, बराबर है, क्योंकि यूलिप एक्स का जो अमाउंट यानी जो यूलिप एक्स है वो तो कैपिटल एसेट बना ही नहीं, और जब वो कैपिटल एसेट बना ही नहीं तो उसकी मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो तो 1010D में एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बशर्ते उसका प्रीमियम पेबल लिमिट से नीचे अंदर ही हो। याद है आपको लिमिट क्या है, आपको याद होनी चाहिए बेटा यूनिट प्रीमियम की लिमिट्स। आप याद करिए, अगर आपने 1 अप्रैल 2012 के पहले का पॉलिसी ले रखा है तो लिमिट 10% ऑफ सम एश्योर्ड, सॉरी 20% ऑफ सम एश्योर्ड, फिर 1 अप्रैल 12 के बाद लिया हुआ है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड, और 1 अप्रैल 13 के बाद अगर आपने डिसेबल वगैरह ही ले लिया है तो लिमिट होती है 15%, और 80C में जो लिमिट होती थी वो वाली लिमिट चाहिए। तो अगर मैं यूलिप एक्स की लिमिट भी देख लूँ तो आप देखिए यूलिप एक्स का सम एश्योर्ड कितना है, सम एश्योर्ड है बेटा 30 लाख, और इसका प्रीमियम कितना जा रहा है 3 लाख, जो कि 10% की लिमिट में ही आता है। बेटा अगर मान लो 30 लाख का सम एश्योर्ड होता और यूलिप एक्स का प्रीमियम 3.5 लाख रुपए साल जा रहा होता ना, तो यूलिप एक्स का भी मैच्योरिटी पैसा 1010D में एग्जाम नहीं होता है। याद रखना, ये कानून पुरानी है, केवल उसी पॉलिसी का 1010D में एग्जाम्शन मिलता था लास्ट ईयर तक जिसका सम एश्योर्ड वो लिमिट तक होता था। पर 1 फरवरी 21 के बाद से तो यूलिप तो टैक्सेबल ही कर दी उन्होंने। कौन से वाले यूलिप, जिसका प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर जा रहा हो साल का। तो ये लॉजिक के साथ चलना है। तो 1010D में यूलिप एक्स का तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और ऑब्वियसली यूलिप वाई तो कैपिटल एसेट बन जाएगा, और अगर कैपिटल एसेट बन जाएगा तो उसका मैच्योरिटी सम तो एग्जाम्प्ट हो गई नहीं है, बात ही खत्म हो गई। तो इसीलिए उसका जो भी प्रॉफिट और गेन होगा वो यूलिप वाई टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ रिसिप्टेंट्स यूलिप वाई वुड बी टैक्सेबल। तो मेरा आंसर यहीं पे खत्म हो गया है, ए वाला आंसर है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 8th का है, ठीक है। और बेटा ये सारे के सारे अब हो चुके हैं MCQ, बाकी नीचे सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं, इनकम टैक्स के सब्जेक्टिव, और नीचे सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, वापस से सॉल्व क्वेश्चन को वापस से डिक्टेट कराने का कोई तुक नहीं है। आप करेंगे ज़रूर ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लीज़ RTP को छोड़ के ना जाएं। RTP के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सॉल्व है आप सेल्फ करेंगे, सॉल्यूशन सबके हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को आराम से पूछ सकते हैं। मेनली मेरे को RTP के MCQ वाले क्वेश्चन कराने थे क्योंकि वो अनसॉल्व हैं और वो सारे अमेंडमेंट से रिलेटेड MCQ थे, तो ये अपना टारगेट आज अचीव हो गया है। तो इनकम टैक्स का MCQ RTP आज अपन का क्या हो चुका है, खत्म। सारे क्वेश्चन अमेंडेड से रिलेटेड है, आपने देख लिए होंगे, सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। जो भी अमेंडमेंट है होप आपको और क्लियरिटी उसके अंदर मिल जाएगी आफ्टर दिस क्वेश्चन। और अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो। थैंक यू।